दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम कवर करने वाले हैं साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सीटेट में ऑलरेडी आए हुए हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने सीटेट के कुछ और भी क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें से मैथ्स के और सीडीपी के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। बी दिया है वायु गर्म होने पर फैलती है। सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश या डालने पर या प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और डी दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर अवलोकन ओ द्वारा निरूपित है एवं आई द्वारा अध्याहार यानी निष्कर्ष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो देखिए कौन सा अवलोकन है और कौन सा निष्कर्ष है। तो देखेंगे तो धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, है ना। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं? प्रकृति में क्षारकीय होते हैं, ये एक निष्कर्ष है, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। वायु गर्म होने पर फैलती है, यानी कि अगर वायु गर्म होता है तो वो गर्म होने के बाद वो ऊपर उठ जाती है और फैलने लग जाती है, तो ये भी एक तरह से निष्कर्ष ही है। यानी कि ए और बी क्या है? निष्कर्ष है, आई वाला है, यानी कि ये वाला देखिए ए और बी। और दूसरा सी अगर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है, यानी कि ये एक क्या है? अवलोकन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, तो ये भी क्या है? ये भी एक अवलोकन है, यानी कि सी और डी क्या है? अवलोकन, यानी कि ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। तो विचार स्थिर होते हैं, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं, विचार अवलोकीकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कौन सा जो वैकल्पिक अवधारणा, विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है, तो वो है विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं, यही होगा जो कि विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है। बाकी ये तीनों जो है वो विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभी कथन दिया हुआ है, यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। ठीक है, तर्क दिया जा रहा है कि अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी मतलब जिसमें उष्मा निकलती है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो ये दोनों जो कथन है, कथन और कारण दोनों सही है, कथन और तर्क। ए सही है, सॉरी ये 3 नहीं, ये दोनों सही है। और आर परंतु जो ये जो ए है ना, वो आर की सही व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है या व्याख्या है। क्योंकि देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो अगर हमें ना जब किसी अम्ल को सांद्र से तनु बनाना है तो हमें क्या करना होता है? उस जल में अम्ल को डालना ज़्यादा अच्छा रहता है, ना कि अम्ल में जल। और ये जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, ये गलत प्रक्रिया है जिसमें हम अम्ल में जल को डाल रहे हैं। ये सही प्रक्रिया है कि जल में हम अम्ल को डालते हैं, अम्ल को तनु बनाने के लिए, और इससे क्या होता है? उष्मा निकलती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इसीलिए ना ये कहा जाता है कि अम्ल को हिलाते हुए जल में डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभी कथन है, थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। बोला जा रहा है कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की जो श्वसन दर है वो धीमी होती है, ऐसा बोला जा रहा है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, ऐसा भी बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे कि थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की जो श्वसन दर है ना, वो काफी तेज होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा, जल में ऑक्सीजन की कम मात्रा रहती है। जैसे हम थल में रहते हैं तो यहाँ पे काफी मात्रा में ऑक्सीजन है, लेकिन जल में काफी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो उनके श्वसन दर को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही कथन क्या है? गलत है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, अगर देखेंगे तो जलीय जो प्राणी है ना,
उनकी जो श्वसन दर होती है वो काफ़ी तेज होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हम जनरली 5 सेकेंड 10 सेकेंड मतलब एक बहुत लंबा टाइम लेते हैं सांस लेने और छोड़ने के लिए। लेकिन जो जलीय प्राणी है ना वो जल्दी जल्दी सांस को छोड़ते और लेते हैं, है ना। इनकी श्वसन दर काफ़ी तेज होती है और जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है थल की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन दिया है सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती है। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। तो देखिए ध्यान से, ये दोनों जो कथन है ना ये सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप ज़्यादातर देखेंगे कि जो सिनेमा हॉल्स है, कॉन्सर्ट हॉल्स है या फिर सिनेमा हॉल्स है, ये जितने भी हॉल्स रहते हैं ना वो वक्राकार बनाए जाते हैं ताकि जो आवाज़ें हैं ना वो परावर्तित होकर के चारों दिशाओं में फैल जाए, और इसी को बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वेषण के बारे में सही है? कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? ठीक है, तो बताइए परिमाण अन्वेषण के बारे में सही है, बताना है ना, कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है। तो पहला पढ़ते हैं, परिमाण क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं, ये बोला जा रहा है। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा बोल रहे हैं आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं। चौथा बोल रहे हैं कोई भी शारीरिक वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो कौन सा सही में से कौन सा वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही है? तो सही है कि परिमाण क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। ये तो प्रभावित होते हैं इसलिए ये गलत हो जाएगा। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, ये भी सही है, प्रभावित तो कर ही सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं, प्रभावित तो करेगा, यानी ये सही है। आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, आंकड़े और साक्ष्य समान नहीं होते, प्रमाण समान नहीं होते हैं। ठीक है, प्रमाण को प्राप्त करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। कोई भी सार्वत्रिक या सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये भी सही है, यानी दूसरा और चौथा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है ना, बना होता है। और दूसरा बोल रहे हैं टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है। तो ध्यान से देखिए कि तापदीप्त जो बल्ब है उसका जो तंतु है टंगस्टन का बना होता है, ये सही है ना। और इसका कथन है टंगस्टन का निम्न प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होता है, ये भी ये गलत है। निम्न प्रतिरोध नहीं होता है उसका, उच्च प्रतिरोध होता है, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। देखिए इसका टंगस्टन का उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये जलने लग जाता है, फिर ये प्रकाशित होता है, परावर्तित, है ना, इस तरह से लाइट जलने लगती है, प्रकाश देने लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों ऊंचाइयों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए गए, बोतल को पानी से भर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के प्रवाह के बारे में सही है? अब ये एक बोतल है, एक बोतल में पानी भरा हुआ, यहाँ पे 3 छेद किया गया है, बोल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें पानी भरा हुआ है, अब इसमें बोलना है कि इसमें क्या होगा। निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, सभी छेदों से पानी समान रूप से बाहर आएगा, निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, उच्चतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, सभी छेदों से पानी समान दूरी पर गिरेगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें से अगर ध्यान से देखेंगे तो समझिए निम्नतम छेद से पानी अधिकतम बल के साथ बाहर आएगा, ये वाला सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नीचे में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा, क्योंकि पानी पूरा प्रेशर करेगा, तो ये अगर यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ये है, तो ये कहाँ पे गिरेगा, इसमें कम होगा, थोड़ा से कम होगा, और इसमें और कम होगा, क्योंकि इसमें और कम क्या रहेगा, दबाव बनेगा, प्रेशर कम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कम पानी है, इसके लिए कम है ना, इस तरह से इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, फिर इसके लिए और सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ इसका जो है ज़्यादा तेज रहेगा। और निम्नतम छेद से पानी अधिकतम दूरी पर गिरेगा, ये भी सही है, यानी कि पहला और चौथा सही है।
बाकी सब क्या है, गलत है, पहला और चौथा, है ना। तो इस तरह से ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। इसमें से क्या है जो मानव परिसंचारी प्रणाली तंत्र को वर्णित करेगा। तो क्या वर्णित करेगा, तो ये करेगा संवृत्त द्विक संचारी, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, मनुष्य के पास एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। तो इस तरह से संवृत्त द्विक संचारी हो जाएगा जो मानव परिसंचारी तंत्र को वर्णित करेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वह कक्षा 7वीं का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तो कक्षा 7 के एक टीचर है जो पादप और जंतुओं के अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक, उनकी क्या क्या अवधारणा है उसकी पहचान करने के लिए एक योजना बना रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, तो पढ़ते हैं, आरेखन, चित्रांकन, जांच सूची, साक्षात्कार करेंगे या पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, सामूहिक परिचर्चा करेंगे, नैदानिक या डायग्नोस्टिक प्रश्नावली करेंगे, या नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, आरेखन, या फिर परियोजना तैयार करेंगे, फिर जांच सूची, आरेखन, उसके बाद फिर चित्रांकन। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो सबसे अच्छा जो सर्वाधिक जो उपयुक्त है बच्चों की अवधारणाओं की पहचान करने के लिए वो हो जाएगा नैदानिक प्रश्नावली, डायग्नोस्टिक क्वेश्चन करेंगे उससे, फिर उनका साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू, फिर आरेखन, चित्रांकन, मैपिंग या फिर चित्र वगैरह बनाना, है ना। तो इस तरह से पेंटिंग वगैरह ये होगा। तो ये ऑप्शन 3 सबसे अच्छा रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों आज अब हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।